हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो चलिए आज खिलजी वंश देखते हैं। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश का सूरज डूब रहा था और एक ऐसे वंश का उदय होने वाला था जो सल्तनत का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था, खिलजी वंश। और कमाल की बात यह है कि ये कोई बहुत लंबा दौर तो था नहीं। 1290 से 1320, मतलब सिर्फ 30 साल। हाँ, सिर्फ 30 साल। ये तो इतिहास के लिहाज से पलक झपकने जैसा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ इन 30 सालों में कि आज भी हम इस दौर को इतना अहम मानते हैं? यही तो इस दौर की सबसे दिलचस्प बात है। समय भले ही कम था, लेकिन जो बदलाव हुए वो इतने बड़े और तेज थे कि उन्होंने सल्तनत की बुनियाद ही हिला दी। अच्छा जी, इन 30 सालों में 5 सुल्तान आए, लेकिन खासकर एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे काम किए जिनका असर सदियों तक रहा। इसीलिए इस छोटे से दौर को महज एक वंश का बदलना नहीं, बल्कि खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्रांति, ये शब्द थोड़ा बड़ा लगता है। क्या ये सिर्फ इसलिए कि एक खानदान की जगह दूसरे ने ले ली? नहीं, मतलब गुलाम वंश भी तुर्क थे, खिलजी भी तुर्क थे, तो फिर ये क्रांति कैसे हुई? ये तो बस एक तख्ता पलट जैसा लगता है। सवाल बहुत अच्छा है। क्रांति का मतलब यहाँ तलवारों की लड़ाई से ज्यादा विचारों की लड़ाई से है। देखिए, खिलजियों से पहले दिल्ली पर इल्बरी तुर्कों का कब्जा था। जी, वो खुद को नस्ल में सबसे ऊपर मानते थे, एक तरह का ब्लू ब्लड। उनका मानना था कि हुकूमत करना तो बस उनका पैदाइशी हक है। अच्छा, मतलब सरकार में, सेना में, हर बड़े ओहदे पर सिर्फ उन्हीं का आदमी बैठेगा, एक बंद दरवाजे वाला सिस्टम। बिल्कुल, और खिलजी इस बंद दरवाजे के बाहर थे। उन्हें ऊंची नस्ल का नहीं माना जाता था? नहीं, उन्हें दूसरे दर्जे का तुर्क समझा जाता था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने तख्त पर कब्जा किया, तो ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था। तो ये क्या था? ये इस विचार का टूटना था कि हुकूमत करने के लिए किसी खास खानदान में पैदा होना जरूरी है। ये एक ऐलान था कि अब ताकत और काबिलियत से सल्तनत चलेगी, खानदान से नहीं। मैं सोच सकता हूँ उस जमाने के लिए ये तो एक बहुत बड़ा भूचाल रहा होगा। बहुत बड़ा। जो पुरानी अमीर शाही थी, जो इल्बरी तुर्क थे, उन्हें तो ऐसा लगा होगा कि उनकी दुनिया ही लुट गई। दरबार में माहौल तो बहुत तनाव भरा रहता होगा। बहुत ज्यादा। खिलजियों का आना एक तरह से उस पुरानी सल्तनत के ग्लास सीलिंग को तोड़ने जैसा था। और इसी सिलसिले में इतिहासकार मोहम्मद हबीब एक और दिलचस्प बात कहते हैं। क्या? वो तुर्कों के शुरुआती दौर को नगरीय क्रांति कहते हैं, लेकिन अलाउद्दीन के दौर को ग्रामीण क्रांति भी कहते हैं। नगरीय और ग्रामीण क्रांति, दोनों में क्या फर्क है? ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लग रहा है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब तुर्क शुरू में भारत आए तो उन्होंने बड़े बड़े शहरों पर कब्जा किया। हाँ। उनका सारा ध्यान शहरी केंद्रों, व्यापार के रास्तों और किलों पर था। सत्ता का केंद्र शहर थे, इसलिए हबीब साहब ने उसे नगरीय क्रांति कहा। गांव का जीवन मतलब कमोबेश वैसा ही चलता रहा। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर ग्रामीण क्रांति क्या थी? ग्रामीण क्रांति आई अलाउद्दीन खिलजी के साथ। उसने जो जमीन के और बाजार के सुधार किए, वो सीधे गांव की अर्थव्यवस्था की जड़ों तक पहुंचे। अच्छा, कैसे? उसने पहली बार जमीन की पैमाइश करवाई, टैक्स का सिस्टम बदला और गांव के जो मुखिया और जमींदार थे उनकी ताकत को कम किया। मतलब सल्तनत का कानून पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीधे किसान तक पहुंचा। बिल्कुल। सत्ता अब सिर्फ दिल्ली के किलों में नहीं, बल्कि देश के हजारों गांवों में महसूस की जा रही थी। इसीलिए इसे ग्रामीण क्रांति कहा गया। वाह, मतलब सत्ता की पकड़ जमीनी स्तर तक पहुंच गई। कमाल है। तो इस पूरी क्रांति की शुरुआत करने वाले शख्स पर आते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी, एक आम सैनिक से सुल्तान बनने तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? जलालुद्दीन की कहानी मेहनत और मौके की कहानी है। उसने अपना करियर बलबन के दौर में एक मामूली सिपाही के तौर पर शुरू किया था। एक सिपाही से? हाँ, लेकिन उसमें एक असाधारण सैन्य प्रतिभा थी। उस वक्त सल्तनत पर सबसे बड़ा खतरा मंगोलों का था और जलालुद्दीन मंगोलों के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने मंगोलों से लड़ाई की? उसने कई बार मंगोलों को बुरी तरह हराया और उसकी ये जीतें ही उसकी तरक्की की सीढ़ी बनी। तो उसकी काबिलियत ने उसे दरबार की नजरों में ला दिया। जी, लेकिन उसका असली राजनीतिक उदय हुआ गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान कैकुबात के समय में। अच्छा। उसे सर-ए-जहांदार का पद मिला, जिसका मतलब है शाही अंगरक्षकों का प्रमुख। शाही अंगरक्षकों का प्रमुख, ये तो सुल्तान का सबसे करीबी आदमी होता होगा। परछाई की तरह सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत की सुरक्षा की जिम्मेदारी। मतलब ये भरोसे का सबसे बड़ा पद था। और जलालुद्दीन, जो इल्बरी तुर्क नहीं था,
उसे ये पद मिलना, ये तो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक जीत रही होगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस वक्त तक जलालुद्दीन कितना ताकतवर हो चुका था। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां का खिताब भी दिया, लेकिन दरबार अंदर से खोखला हो चुका था, साजिशों का अड्डा था। जलालुद्दीन ने इसी मौके को पहचाना और सही वक्त आने पर उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और फिर 1290 में वो सुल्तान बना। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है उसकी उम्र। राज्याभिषेक के समय वो 70 साल का था। हाँ, 70 साल, दिल्ली सल्तनत के सबसे बुजुर्ग सुल्तानों में से एक। सोचिए, एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों में गुजार चुका हो, उसे बुढ़ापे में सल्तनत का ताज मिले। शायद यही वजह थी कि उसकी नीतियां दिल्ली के मिजाज से बहुत अलग थीं। आप उसकी अहस्तक्षेप की नीति की बात कर रही हैं? जी, वो सख्त सजा देने से बचता था। मतलब? दिल्ली की गद्दी खून की प्यासी मानी जाती थी, लेकिन जलालुद्दीन कहता था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और अब और मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहता। विद्रोहियों को भी माफ कर देता था? हाँ, विद्रोहियों तक को आसानी से माफ कर दिया। चोर डाकुओं को तो सजा देने की बजाय नाव में बिठाकर सल्तनत से बाहर भिजवा दिया। ये तो बहुत ही अजीब बात है उस दौर के हिसाब से। क्या इसे उसकी रहमदिली माना जाए या फिर ये एक राजनीतिक मजबूरी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद वो जानता था कि उसका सपोर्ट बेस कमजोर है और वो ताकतवर अमीरों से पंगा नहीं ले सकता। बिल्कुल, इतिहासकार इस पर बटे हुए हैं। कुछ इसे उसकी उदारता मानते हैं तो कई इसे उसकी कमजोरी या राजनीतिक यथार्थवाद कहते हैं। वो शायद जानता था कि 70 साल की उम्र में वो एक और खूनी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता। और दरबार के लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा। नहीं, खासकर उसके अपने भतीजे अलाउद्दीन को सुल्तान की ये रहमदिली एक कमजोरी लगती थी। तो उसके दौर में बड़ी घटनाएं क्या हुई? मंगोलों का खतरा तो टला नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1292 में अब्दुल्ला नाम के मंगोल सरदार ने एक बड़ा हमला किया। जलालुद्दीन ने खुद सेना की कमान संभाली और मंगोलों को हरा दिया। अच्छा। वाह, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। आप चंगेज खान के पोते उलुग खान के भारत आने की बात कर रही हैं? जी, लड़ाई के बाद उलुग खान अपने करीब 4000 समर्थकों के साथ भारत में ही बस गया। भारत में बस गया? हाँ, इन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और दिल्ली के पास ही रहने लगे। इन्हीं को इतिहास में नवीन मुसलमान कहा गया। ये तो एक बहुत बड़ा दांव था। एक तरफ आपके पास हजारों लड़ाके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी वफादारी तो हमेशा शक के घेरे में रहेगी। सही कहा आपने। ये तो राजधानी के दरवाजे पर एक टाइम बॉम्ब रखने जैसा था। और बाद में ऐसा हुआ भी होगा? हाँ, अलाउद्दीन के समय में इन्हीं नवीन मुसलमानों ने काफी मुश्किलें भी पैदा की, लेकिन जलालुद्दीन के दौर की जो सबसे बड़ी और शायद सबसे विनाशकारी घटना थी वो दक्षिण भारत में हुई। हाँ, अब तक दिल्ली सल्तनत की नजर उत्तर भारत पर ही थी। दक्षिण तो एक अलग दुनिया थी। देवगिरी, जो आज महाराष्ट्र में है, वहाँ के यादव राजा रामचंद्र पर हमला हुआ। ये तो दक्षिण भारत पर पहला बड़ा मुस्लिम आक्रमण था। जी, और इस हमले का हीरो या कहें विलन कोई और नहीं बल्कि जलालुद्दीन का अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। तो यहीं से अलाउद्दीन का सितारा चमकना शुरू होता है। लेकिन क्या ये हमला सुल्तान के आदेश पर हुआ था? नहीं, यही तो कहानी में मोड़ आता है। तो अलाउद्दीन, जो उस वक्त कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने सुल्तान से बिना पूछे चोरी छिपे देवगिरी पर हमला करने की योजना बनाई। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। अगर वो हार जाता तो उसका सिर कलम कर दिया जाता। लेकिन वो जीत गया। वो न सिर्फ जीता बल्कि देवगिरी से इतनी बेशुमार दौलत लूट कर लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोना, चांदी, हीरे, मोती। इस दौलत ने उसे रातों रात सल्तनत का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया होगा। बिल्कुल। अब उसके पास अपनी एक विशाल सेना खड़ी करने के लिए पैसा था और उसकी आंखों में अब दिल्ली के तख्त का सपना था। और यहीं से जलालुद्दीन के अंत की कहानी शुरू हो जाती है। एक बूढ़ा सुल्तान जो अपने भतीजे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। जी, देवगिरी की लूट के बाद अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर लौट आया, लेकिन दिल्ली नहीं गया। क्यों? उसने सुल्तान को खत लिखा, माफी मांगी और कहा कि वो सारी दौलत सुल्तान के कदमों में रखना चाहता है, बस सुल्तान खुद आके उसे गले से लगा लें। और जलालुद्दीन के सलाहकारों ने उसे रोका होगा। बहुत रोका, कहा कि अलाउद्दीन की नीयत ठीक नहीं है। लेकिन सुल्तान नहीं माना। वो नहीं माना। जुलाई 1296 में 70 साल का बूढ़ा सुल्तान अपने भतीजे पर भरोसा करके कुछ ही लोगों के साथ गंगा नदी पार करके उससे मिलने
कड़ा मानिकपुर पहुंचा। ये तो किसी नाटक का अंतिम दृश्य लगता है। और इसका अंत भी उतना ही नाटकीय और क्रूर था। अलाउद्दीन ने स्वागत का नाटक किया और फिर जैसे ही निहत्थे सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, अलाउद्दीन ने इशारा किया और उसके छिपे हुए सैनिकों ने सुल्तान पर हमला कर दिया। ओहो! एक सैनिक ने तलवार का पहला वार किया और फिर अलाउद्दीन ने खुद आगे बढ़कर अपने चाचा और ससुर का काम तमाम कर दिया। उस बहती गंगा के किनारे धोखे से की गई इस क्रूर हत्या के साथ ही जलालुद्दीन का 6 साल का नरम शासन खत्म हो गया और खिलजी क्रांति का पहला अध्याय समाप्त हुआ। जी, और अलाउद्दीन खिलजी के रूप में एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला था जो कहीं ज्यादा खूनी, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा नाटकीय था। दिल्ली का तख्त अब एक ऐसे सुल्तान के हाथ में था जिसके लिए रहम और रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका असली नाम अली गुरशास्प था, उसने अपने ही चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करके दिल्ली की गद्दी हासिल की। सत्ता के लिए ऐसा खूनी संघर्ष इतिहास में कोई नया नहीं था, लेकिन यहाँ से जो कहानी शुरू हुई वो सल्तनत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बिल्कुल, सुल्तान बनने से पहले वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली पहुंचकर उसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और सिंहासन पर बैठते ही उसके मन में 2 बहुत बड़ी लगभग पागलपन की हद तक की महत्वाकांक्षाएं थी। अच्छा। एक तो ये कि वो एक नया धर्म चलाना चाहता था। हाँ। और दूसरी, सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। एक नया धर्म चलाना तो पैगंबरों का काम माना जाता है, और पूरी दुनिया जीतना ये तो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन उसने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि इतनी बड़ी इच्छाओं को उसने छोड़ दिया। क्यों? दिल्ली के एक बहुत ही समझदार और वफादार कोतवाल थे, अलाउल मुल्क। उन्होंने अलाउद्दीन को जमीन पर उतारा। उन्होंने सलाह दी कि देखिए, नया धर्म चलाना सुल्तान का नहीं, पैगंबर का काम है, और इस कोशिश में सल्तनत बिखर जाएगी, और दुनिया जीतने से पहले उसे पूरा हिंदुस्तान तो जीत लेना चाहिए। और मंगोलों का खतरा भी तो था। बिल्कुल, मंगोलों के लगातार हो रहे हमलों से सल्तनत को महफूज करना ज्यादा जरूरी था। यानी एक प्रैक्टिकल सलाह, और अलाउद्दीन ने मान ली। हाँ, उसने सलाह मानी और ये दोनों ही विचार त्याग दिए। लेकिन उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि जरूर धारण की। अच्छा, इससे पता चलता है कि दुनिया जीतने का सपना उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा। तो एक ऐसा सुल्तान जो दुनिया जीतना चाहता था, उसने शुरुआत कहां से की? जाहिर है अपने घर से। उसे सबसे पहले भारत की उन मजबूत किलों को निशाना बनाया होगा जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। बिल्कुल, सबसे पहले उसकी नजर पड़ी गुजरात पर, जो उस समय अपनी दौलत और व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। 1298-99 में उसने एक बड़ी सेना भेजी। वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था राय कर्ण, जो खिलजी के विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सका और भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ उसने शरण ले ली। गुजरात से सल्तनत को आप कह सकती हैं बेहिसाब दौलत मिली। लेकिन इस गुजरात अभियान से सल्तनत को दौलत से भी कीमती एक चीज मिली थी, जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। हाँ, और वो था मलिक काफूर। इसी अभियान के दौरान खंभात बंदरगाह पर खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने एक हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार? जी हाँ, और इसी वजह से मलिक काफूर को इतिहास में 1000 दिनारी भी कहा जाता है। एक मिनट, ये बात सोचने वाली है। एक गुलाम जिसे बाजार से खरीदा गया, उस पर एक सुल्तान ने इतना भरोसा कैसे कर लिया कि उसे पूरे दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी दे दी? जरूर काफूर में कोई असाधारण बात रही होगी। असाधारण प्रतिभा थी। काफूर एक बेहतरीन रणनीतिकार और बहुत वफादार सेनापति साबित हुआ। अलाउद्दीन की नज़र कह सकते हैं हीरे की थी। उसने काफूर की काबिलियत को पहचान लिया और उसे अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा सिपहसालार बना दिया। तो गुजरात के बाद राजपूत किले? हाँ, गुजरात के बाद बारी आई राजपूत किलों की। अगला निशाना था रणथंभौर। रणथंभौर, जो अपने अभेद्य किले और हमीरदेल जैसे वीर शासक के लिए जाना जाता था। ये लड़ाई तो आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। 1301 में जब हमला हुआ तो करीब 1 साल तक खिलजी की सेना किले को भेद नहीं पाई। हमीरदेव और उनके राजपूत योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। ये तो सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। सेना का मनोबल भी गिर रहा होगा। हाँ, तो आखिर ये गतिरोध टूटा कैसे? क्या कोई नई सैन्य रणनीति अपनाई गई या वजह कुछ और थी? धोखा। वजह थी धोखा।
हम्मीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने गद्दारी की और वो सुल्तान से जा मिला। इस विश्वासघात के कारण किले की सुरक्षा कमजोर पड़ गई। हम्मीर देव युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मारे गए और उनकी पत्नी रंग देवी ने कई राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जौहर यानी दुश्मन के हाथों पकड़े जाने और अपमानित होने से बचने के लिए खुद को सामूहिक रूप से अग्नि को समर्पित कर देना। बिल्कुल, ये उस दौर की एक बहुत भयावह प्रथा थी। बिल्कुल, जिसे हार में भी अपनी अस्मिता को बचाने का अंतिम तरीका माना जाता था। इस तरह धोखे से रणथंबोर का किला तो जीत लिया गया, लेकिन ये जीत अलाउद्दीन की सैन्य ताकत से ज्यादा विश्वासघात का नतीजा थी। और इसी अभियान में उसका एक खास सेनापति भी मारा गया था। हाँ, नुसरत खां भी इसी अभियान में मारा गया। और शायद इसीलिए उसे एक ऐसी जीत की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी ताकत का सबूत हो। और उस दौर में राजपूतों की आन बान शान का सबसे बड़ा प्रतीक था चित्तौड़ का किला। तो जाहिर है अगला निशाना वही बना। सही पकड़ा आपने। 1303 में अलाउद्दीन ने खुद चित्तौड़ पर आक्रमण की कमान संभाली। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत में लिखा है कि इस आक्रमण का मुख्य कारण रानी पद्मिनी की सुंदरता थी, जिससे अलाउद्दीन मोहित था। लेकिन इतिहासकार तो कुछ और मानते हैं। हाँ, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि मुख्य वजह चित्तौड़ की सामरिक और राजनीतिक अहमियत थी। इस घेराबंदी के बारे में एक और बात है जो अलाउद्दीन के जुनून को दिखाती है। हाँ, और वो हैरान करने वाली है। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे हुए था, उसी समय मंगोलों ने दिल्ली पर हमला कर दिया। राजधानी लगभग असुरक्षित थी। क्या? जी, कोई और सुल्तान होता तो अपनी राजधानी बचाने के लिए फौरन वापस लौटता, लेकिन अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा नहीं तोड़ा। ये दिखाता है कि चित्तौड़ को जीतना उसकी जिद बन चुका था। मतलब अपनी राजधानी को दांव पर लगा दिया एक किले के लिए। हाँ, लगभग 7 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद राणा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। तो उत्तर भारत के इन महत्वपूर्ण किलों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर देखा। ये एक बहुत बड़ा कदम था। वो विंध्या पर्वत को पार करने वाला मध्य युग का पहला सुल्तान था। और इस पूरे दक्षिण विजय अभियान की कमान उसी 1000 दिनारी यानी मलिक काफूर के हाथों में थी। 1307-8 में काफूर ने सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया। वही देवगिरी जहाँ के राजा रामचंद्र देव ने पहले गुजरात के भागे हुए राजा को शरण दी थी। बिल्कुल, काफूर ने रामचंद्र देव को हराकर उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। लेकिन दिल्ली में अलाउद्दीन ने उनके साथ क्या किया? अक्सर हारे हुए राजाओं के साथ तो बहुत बुरा बर्ताव होता था। यहीं पर अलाउद्दीन की कूटनीति और दूरदर्शिता दिखती है। उसने रामचंद्र देव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उन्हें सम्मान दिया, राय रायन यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और उनका राज्य भी लौटा दिया। हाँ, उनका राज्य भी लौटा दिया। इंतजार कीजिए, अपने दुश्मन को हराया और फिर उसे उसका राज्य वापस दे दिया। ये तो अजीब है, इसका क्या मतलब था? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अलाउद्दीन जानता था कि दिल्ली से बैठकर सुदूर दक्षिण पर सीधे शासन करना मुश्किल है। उसने रामचंद्र देव को अपना दोस्त और एक तरह से जागीरदार बना लिया। अच्छा। इस व्यवहार से रामचंद्र देव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर कभी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह नहीं किया और आगे के दक्षिण अभियानों में सल्तनत की मदद भी की। सही कहा। उसे दक्षिण में एक भरोसेमंद साथी मिल गया। एक दुश्मन को वफादार दोस्त बनाने की बेहतरीन रणनीति। इसके बाद काफूर कहाँ गया? अगला निशाना था तेलंगाना का वारंगल, जहां काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव का शासन था। 1309 में काफूर ने वारंगल के किले को घेर लिया। प्रताप रुद्रदेव ने कुछ समय तक सामना किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि जीतना नामुमकिन है। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी मौके पर वो ऐतिहासिक घटना हुई जिसका जिक्र आज तक होता है, कोहिनूर हीरा। बिल्कुल, इसी आत्मसमर्पण के दौरान प्रताप रुद्रदेव ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, उसके गले में जंजीर डाली, एक प्रतीक के तौर पर। हाँ, और साथ में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को सौंपा। ये इस बात का प्रतीक था कि वो सुल्तान के अधीन है। इस तरह कोहिनूर हीरा पहली बार दिल्ली सल्तनत के खजाने में पहुंचा। और सुदूर दक्षिण में क्या हुआ, भारत के आखिरी छोर पर? 1311 में काफूर पांड्य राज्य पहुंचा, जो उस समय भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर था। वहां की स्थिति बहुत दिलचस्प थी। 2 भाइयों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच सिंहासन के लिए गृहयुद्ध चल रहा था। और सल्तनत ने हमेशा ऐसी फूट का फायदा उठाया है। सही कहा। सुंदर पांड्य ने अपने भाई के खिलाफ सुल्तान से मदद मांगी। काफूर के लिए ये एक सुनहरा मौका था।
उसने मौके का फायदा उठाकर राजधानी मदुरै पर कब्जा कर लिया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों में भारी लूटपाट की और कहा जाता है कि वो इतनी दौलत लेकर दिल्ली लौटा जितनी पहले किसी भी अभियान से नहीं लाई गई थी। एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे चलाना, उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक विजेता ही नहीं बल्कि अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। ये वो सुधार थे जिन्होंने सल्तनत का ढांचा ही बदल दिया। बिल्कुल, और उसके सुधार क्रांतिकारी थे। वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने साफ तौर पर उलेमा वर्ग के राजनीतिक दखल को खारिज कर दिया। एक मिनट, उलेमा वर्ग यानी उस समय के सबसे शक्तिशाली धार्मिक नेता और इस्लामिक कानून के जानकार। जी, तो वो एक तरह से उन्हें कह रहा था कि आप लोग धर्म के मामलों तक सीमित रहें, सल्तनत कैसे चलेगी ये मैं तय करूंगा। ये तो बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। बहुत बड़ी बात। उसने ऐलान किया कि वो नहीं जानता कि शरीयत में क्या जायज है और क्या नाजायज, लेकिन वो वही करता है जो राज्य के हित में होता है। ये धर्म और राजनीति को अलग करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर सैन्य सुधार, इतनी बड़ी विजय बिना एक मजबूत और वफादार सेना के तो संभव नहीं थे। उसने सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। वो पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना की व्यवस्था की, यानी एक ऐसी सेना जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी और सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह थी। अच्छा, इससे पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं, इससे पहले सैनिक जरूरत पड़ने पर सामंतों द्वारा लाए जाते थे और उनकी वफादारी भी उन्हीं सामंतों से होती थी। और यहीं पर उसका वो सबसे बड़ा बदलाव आता है जिसने सेना का चरित्र ही बदल दिया, नकद वेतन। ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि इसने सत्ता के समीकरण को बदल दिया। पहले सैनिकों को जागीर यानी जमीन का टुकड़ा मिलता था। वो जमीन के मालिक यानी सामंत के प्रति वफादार होते थे। हाँ। नकद वेतन का मतलब था कि अब सैनिक की तनख्वाह सीधे दिल्ली के खजाने से आती थी। तो वफादारी सीधे सुल्तान से? बिल्कुल, उसकी वफादारी किसी स्थानीय सामंत से नहीं बल्कि सीधे सुल्तान से थी। इसने पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल आर्मी की नींव रखी। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी उसने कुछ खास किया था जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, दाग और हुलिया प्रथा। हाँ, ये भी उसके नियंत्रण की सोच का हिस्सा था। हुलिया का मतलब था हर सैनिक का पूरा विवरण लिखना, जैसे कद, रंग, चेहरे पे निशान। जी हाँ, ताकि कोई सैनिक अपनी जगह किसी और को युद्ध में न भेज सके। और दाग प्रथा में सेना के घोड़ों पर एक शाही निशान दागा जाता था ताकि अच्छे स्वस्थ घोड़ों को कमजोर घोड़ों से न बदला जा सके। ये सेना में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए था। बिल्कुल ठीक है, तो एक विशाल, स्थायी और वफादार सेना तैयार हो गई। लेकिन इसका खर्च, अभियानों का खर्च, सैनिकों का नकद वेतन, ये सब कैसे चलता था? इसके लिए तो खजाना हमेशा भरा रहना चाहिए। बिल्कुल, और इसके लिए उसने कठोर आर्थिक सुधार लागू किए। सबसे पहले उसने जागीरदारी प्रथा लगभग खत्म कर दी और अमीरों और मौलवियों को दान में दी गई ज्यादातर जमीन छीनकर खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल दिया। इसका मतलब हुआ कि अब उस जमीन से होने वाली सारी आय सीधे सुल्तान के खजाने में आने लगी। जी, और कर व्यवस्था में भी उसने बड़े बदलाव किए। वो क्या थे? उसने खालसा भूमि पर लगान की दर बढ़ाकर सीधे 50% कर दी। 50%? हाँ, यानी किसान की उपज का आधा हिस्सा सीधे सल्तनत को जाता था। ये उस समय की सबसे ऊंची दर थी। और दूसरे कर? इसके अलावा गैर मुसलमानों पर जजिया, खराज, गृह कर और यहाँ तक कि चरागाह कर यानी जानवरों को चराने पर भी टैक्स लगाया गया। मकसद साफ था, राज्य की आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, चाहे जैसे भी हो। और अब आते हैं उसकी सबसे प्रसिद्ध और शायद विवादित नीति पर, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये क्या थी और इसे लागू क्यों किया गया? ये तो आज की सरकारों के लिए भी एक चुनौती है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन के सबसे महत्वाकांक्षी सुधारों में से एक थी। देखिए, उसने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें जो नकद वेतन देता था वो बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि सैनिकों को कम वेतन में भी अपना गुजारा करने में कोई परेशानी ना हो। यानी उसने महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की। बिल्कुल, उसने रोजमर्रा की हर जरूरी चीज जैसे अनाज, कपड़े, गुलाम, मवेशी, सबके दाम तय कर दिए और उन्हें दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सख्ती से लागू कर दिया। दाम इतने कम थे कि एक सैनिक अपने कम वेतन में भी आराम से रह सकता था। दाम तय करना एक बात है, पर उन्हें लागू करवाना तो लगभग नामुमकिन लगता है, वो भी उस जमाने में। उसने ये किया कैसे?
एक बहुत ही सख्त और आप कह सकते हैं क्रूर तंत्र बनाकर बाजार की निगरानी के लिए शहना-ए-मंडी जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए। गुप्तचरों का एक पूरा जाल बिछा दिया गया था जो कीमतों पर और तौल पर नजर रखते थे। और सजा? सजा बहुत भयानक थी। कहा जाता है कि जो भी दुकानदार कम तौलता था उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। क्या? जी, इस खौफ की वजह से कोई भी व्यापारी दाम बढ़ाने या धोखाधड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था। ये तो बहुत क्रूर है, लेकिन क्या ये सिर्फ डर पैदा करने की नीति थी या ये वाकई में काम करती थे? इतिहासकारों का मानना है कि जब तक अलाउद्दीन जिंदा रहा ये प्रणाली काफी हद तक सफल रही। महंगाई काबू में थी और सेना को कोई शिकायत नहीं थी। इसी वजह से कई लोग उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक भी कहते हैं। इन सब सुधारों और विजय अभियानों के बीच एक भारी खतरा लगातार उत्तर पश्चिम सीमा पर बना हुआ था, मंगोलों का। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सच तो ये है कि भारत पर सबसे ज्यादा और सबसे भयानक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए। अच्छा। हाँ, 1297 से 1306 के बीच लगभग 6 बड़े हमले हुए और ये सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे, बल्कि उनका इरादा दिल्ली पर कब्जा करना था। तो अलाउद्दीन ने इसका सामना कैसे किया जबकि वो अंदरूनी लड़ाइयों में भी उलझा हुआ था? उसने इस खतरे का बहुत ही सफलतापूर्वक सामना किया। उसने मंगोलों से निपटने के लिए एक मजबूत रक्षा नीति अपनाई, पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किले बनवाए। और उसके सेनापति भी तो बहुत काबिल थे। हाँ, उसके पास जफर खां और मलिक काफूर जैसे काबिल सेनापति थे जिन्होंने मंगोलों को कई बार हराया। लेकिन इस लड़ाई की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1299 के एक भीषण हमले में उसका सबसे बेहतरीन सेनापति जफर खां मारा गया था। जफर खां का तो मंगोलों में इतना खौफ था ना? हाँ, कहा जाता है कि जफर खां का खौफ मंगोलों में इतना था कि अगर उनके घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वो कहते थे कि क्या तुमने जफर खां को देख लिया है। उसने एक मजबूत साम्राज्य बनाया, बड़े सुधार किए, बाहरी खतरों से देश को बचाया। लेकिन अक्सर महान शासकों के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं। खिलजी वंश का पतन कैसे हुआ? ये बिल्कुल सही है। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद अयोग्य और कमजोर शासक गद्दी पर बैठे। एक आदमी के नियंत्रण पर आधारित पूरी व्यवस्था उसी के साथ खत्म हो गई। उसका एक उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। वो ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, जो एक बहुत बड़ी धार्मिक और राजनीतिक घोषणा थी। लेकिन वो शासन चलाने में कैसा था? बिल्कुल नाकाबिल। वो बहुत ही विलासी हो गया और सल्तनत के कामों से उसका ध्यान हट गया। कहा जाता है कि वो दरबार में औरतों के कपड़े पहनकर आने लगा था और उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। ये तो सल्तनत के पतन के स्पष्ट संकेत थे। बिल्कुल। मुबारक शाह की हरकतों से अमीर और सेनापति नाराज थे। 1320 में उसकी हत्या करके खुसरो शाह शासक बना, जो कि हिंदू धर्म से परिवर्तित हुआ मुसलमान था। और उसका क्या हुआ? उसे भी दूसरे तुर्क अमीर स्वीकार नहीं कर पाए। जल्द ही पंजाब के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और खुसरो शाह की हत्या कर दी। इस तरह 1320 में खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश की नींव पड़ी। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।